हेलो स्टूडेंट्स, विजन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट विद्युत क्षेत्र। विद्युत इसके अंदर अभी तक हम विद्युत आवेश के गुणधर्म पढ़ रहे थे। उसमें हम अभी तक 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब जो अगले 2 टॉपिक पढ़ेंगे वो राजस्थान बोर्ड की ओर से इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इसको प्लीज थोड़ा सा कंसंट्रेट होके अच्छे से ध्यान से पढ़ें। ठीक, ओके। तो अपना जो तीसरा गुणधर्म है वो है विद्युत आवेश का संरक्षण। ठीक, अपन ने छोटी क्लास में पढ़ा है ऊर्जा का संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होता था कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, नहीं उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरी रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इट कैन ओनली कैन ट्रांसफर वन टाइप टू अदर टाइप, यानी एक टाइप से दूसरी टाइप में ही हम इसको चेंज कर सकते हैं। सेम टू सेम वही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब विद्युत आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसके अनुसार किसी भी विलगित निकाय पर कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। ये किसी भी प्रक्रिया या अनुक्रिया पर निर्भर नहीं करता है, यानी किसी भी वस्तु पर हम आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। जैसे आपने एक उदाहरण लिया था, आपने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। उसमें क्या था, एक छड़ थी और एक रेशम का कपड़ा था। तो इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पर चले जाते थे और ये तो हो जाता ऋणावेशित और ये क्या हो जाता था, धनावेशित। लेकिन एक्सपेरिमेंट करने पर यह पता लगा कि ये जितना धनावेशित होता है उतना ही ये ऋणावेशित होता है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन इसने छोड़े उतने इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिए। अर्थात क्रिया के पहले अगर अपन थोड़ा सा ध्यान दें तो दोनों के ऊपर कुल आवेश पहले कितना था, घर्षण के पहले 0। अब जैसे इसको घर्षण करके एक इधर लिया एक इधर लिया तो इसके ऊपर आवेश, जैसे अगर +6 इलेक्ट्रॉन आया तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा, -6 इलेक्ट्रॉन। अर्थात -6 और +6 दोनों कितना हो गया, 0। यानी इनिशियल स्टेट, प्रारंभिक स्थिति में भी कुल आवेश कितना था, 0, और अंतिम स्थिति में भी आवेश कितना है, 0। अर्थात इनिशियल पोजीशन इक्वल टू फाइनल पोजीशन। सिंपल सी चीजें, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर किया जा सकता है। एक बार आप इसको रिपीट कर लेना है फिर से। किसी विलगित निकाय पर कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। ये किसी भी प्रक्रिया या अनुक्रिया के होने पर निर्भर नहीं करता। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। और ये वाला उदाहरण मैं समझा ही चुका हूँ। ठीक, ये तो हो गई इस उदाहरण की बात। अब बचे हुए उदाहरण की अपन बात करें तो और भी उदाहरण है, इसको लेके अभी नेक्स्ट अपन उसको रिप्रेजेंट करेंगे। इस नियम पर आधारित कुछ और उदाहरण हम देख लेते हैं। इसके लिए पहले मैं आपको एक छोटी सी नॉलेज दे देता हूँ। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित और इसके ऊपर आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और एक होता है इसका बिल्कुल अपोजिट, और वो होता है पॉजिट्रॉन। ये तो होता है इलेक्ट्रॉन और ये होता है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का बिल्कुल सेम आवेश रहता है, बस अंतर ये होता है कि ये तो ऋणात्मक होता है और ये धनात्मक होता है।
ठीक, अर्थात दोनों के ऊपर आवेश एक जैसा होता है। अब उदाहरण के लिए अपन देखें तो एक अभिक्रिया होती है शून्यीकरण की अभिक्रिया। शून्यीकरण की अभिक्रिया के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन दोनों मिलकर विद्युत चुंबकीय तरंगें यानी गामा किरणें उत्पन्न करते हैं और उसके साथ 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी उत्सर्जित होती है। अर्थात क्रिया के पहले अपन देखें तो इसके ऊपर कितना, एक इलेक्ट्रॉन, और इसके ऊपर ये तो माइनस वाला और ये प्लस वाला, तो कुल आवेश कितना हुआ, 0। और यहाँ पर देखें तो गामा के ऊपर, गामा किरणें होती है इनके ऊपर ये आवेश रहित होती है, इन पर कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात क्यू फाइनल भी कितना हो गया, 0। तो क्रिया के पहले कुल आवेश कितना है, 0। क्रिया के बाद कुल आवेश कितना है, 0। अर्थात न तो आवेश उत्पन्न हुआ है और न ही नष्ट हुआ है। तो ये चीज फॉलो होती है किसमें, शून्यीकरण की अभिक्रिया में। इसी अभिक्रिया का जस्ट एक अपोजिट होता है गामा किरणें पर अगर 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाला जाए तो दो युग्म बनते हैं। एक युग्म बनता है, एक तो उसमें होता है एक तो पॉजिट्रॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन। इस अभिक्रिया के अंदर भी हम देखें तो पहले कुल आवेश कितना है, 0, फिर बाद में क्यू फाइनल कितना हो गया, प्लस एक इलेक्ट्रॉन और माइनस एक इलेक्ट्रॉन, ये कितना हो गया, 0। अर्थात क्रिया के पहले और क्रिया के बाद में दोनों स्थिति में आवेश कितना है, 0। यहाँ भी आवेश संरक्षण का नियम लागू होता है। इसके बाद अपन अगला देखें रेडियोधर्मी। तो रेडियोधर्मी के अंदर क्या है, रेडियोधर्मी अभिक्रिया अर्थात इसको अपन देखें कि यूरेनियम ये टूटता है थ्योरियम और उत्सर्जित करता है एल्फा कण यानी हीलियम। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 92, थ्योरियम का होता है 90 और हीलियम का होता है 2। इसका परमाणु भार होता है 298, इसका होता है 294, हीलियम का होता है 4। इस अभिक्रिया के अंदर भी हम देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 92, और यहाँ पर भी कितने हैं, 90 + 2, यहाँ पर भी कितना हो गया, 2। यानी क्रिया के पहले क्रिया के बाद में आवेश संरक्षित है। फिर एक और अपन देखें, ये तो हो गया रेडियोधर्मी क्षय, नाभिकीय अभिक्रियाएं। एक नाभिकीय अभिक्रिया का मैं आपको उदाहरण देता हूँ। उसमें एक नाइट्रोजन अगर हीलियम के साथ क्रिया करता है तो पहले बनता है फ्लोरीन, फिर फ्लोरीन के बाद वो वापस टूट जाता है किसमें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। ठीक, इसका होता है 7, हीलियम का होता है 2 और फ्लोरीन का कितना होता है 9, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, हाइड्रोजन का कितना होता है, ये इनके परमाणु क्रमांक। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना, 14, हीलियम का कितना 4, फ्लोरीन का कितना हुआ 18, इसका रह जाता है 17 और ये हो जाता है 1। ये प्योर ऑक्सीजन नहीं है, ये उसका समस्थानिक है, थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। बट अपन इसमें भी देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 + 2 = 9, वहाँ पर भी कितने हैं 9, इसमें भी देखें तो 8 + 1 = 9। अर्थात Q इनिशियल और Q फाइनल दोनों में आवेश कितने हैं, दोनों। अर्थात दोनों स्थिति में आवेश को न तो उत्पन्न कर पा रहे हैं और न ही नष्ट कर पा रहे हैं। तो इस अभिक्रिया में भी आवेश संरक्षण का नियम लागू होता है।
अब यहाँ पर एक अपन छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं कि आवेश संरक्षण का नियम कौन से वैज्ञानिक ने दिया था। क्या क्वेश्चन है? आवेश, विद्युत आवेश का संरक्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो उस वैज्ञानिक का नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। याद रखें इसको। ठीक, ओके। आवेश का अगला गुणधर्म है आवेश का क्वांटाइजेशन, आवेश का क्वांटीकरण। इंग्लिश में इसको बोलेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। अब इसके लिए अपन सिंपल सी चीज करते हैं, जैसे अपन किसी इंसान को चॉकलेट बांटे तो एक चॉकलेट दे दी, 2 दे दी, 3 दे दी, 4 दे दी। लेकिन हम किसी को दूध दें तो दूध अपन पूरा ही एक साथ डालेंगे, 1 बोतल 2 बोतल इस तरीके से। तो दोनों चीजों में अपन थोड़ी सी कंपैरिजन देखें कि जब अपन किसी को चॉकलेट दे रहे हैं तो 1 दी, 2 दी, 3 दी, तो अपन चॉकलेट दे रहे हैं उसको टुकड़ों के रूप में। लेकिन अगर दूध दिया तो दूध पूरा उंडेलना पड़ेगा, पूरा एक साथ डालना पड़ेगा। तो ये दोनों राशियों पर अगर अपन कंपेयर करके देखें तो चॉकलेटों को अपन टुकड़ों के रूप में बांट रहे हैं। किसके रूप में बांट रहे हैं? टुकड़ों के रूप में। और दूध को अपन एक साथ डाल रहे हैं, तो ये दोनों राशियां अलग अलग तरह की हो गई। तो पहली राशि जो टुकड़ों के रूप में दे रहे हैं उसको बोलेंगे क्वांटीकृत राशि, और जो एक साथ दे रहे हैं उसको बोलेंगे सतत राशि। तो जो आवेश है, जब अपन ने पढ़ा था, एक एक्सपेरिमेंट किया था रेशम के कपड़े का और कांच की छड़ का, तो उसमें क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यानी टुकड़ों के रूप में अपन आदान प्रदान कर रहे हैं। किसका? आवेश का। तो आवेश कैसे राशि हुई? क्वांटीकृत राशि। अर्थात क्वांटीकृत राशि वो होती है जिसका आदान प्रदान सतत नहीं होकर टुकड़ों के रूप में होता है, उसे क्वांटीकृत राशि कहते हैं। और वह छोटे से छोटा मान जिसका आदान प्रदान किया जा सके वो उसका कहलाता है क्वांटा। चॉकलेट के संदर्भ में बात करें तो एक चॉकलेट उसका क्या हुआ? क्वांटा। इसी रूप में आवेश के लिए, किसके लिए? आवेश के लिए वो क्वांटा क्या हुआ अपना? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वजह से ही आदान प्रदान हो रहा है। रेशम के कपड़े में क्या हुआ था? रेशम के कपड़े और कांच की छड़ के प्रयोग में क्या हुआ था? इलेक्ट्रॉन एक से दूसरी जगह गए थे, तो आवेश तो क्या हुई? क्वांटीकृत राशि हो, उसका क्वांटा क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और इसके लिए मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग भी किया। उस प्रयोग के अंदर उसने इलेक्ट्रॉन पर आवेश ज्ञात किया था 1.6021 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना? 1.6021 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस वजह से किसी भी आवेश का क्वांटीकृत मान अपन कितना लेते हैं? लगभग 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। जब किसी भौतिक राशि का आदान प्रदान सतत न होकर विविक्त अथवा टुकड़ों के रूप में होता है उसे क्वांटीकृत राशि कहते हैं।
वह छोटे से छोटा मान जिसका आदान प्रदान किया जा सके भौतिक राशि का क्या कहलाता है? क्वांटा। ठीक, अब जब दो कुचालक पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से उन पदार्थों पर आवेश आ जाता है, अतः आवेश एक क्वांटीकृत राशि है और इसका क्वांटा क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मिलीगन तेल बूंद प्रयोग किसने किया था? मिलीगन ने। और उसने क्या सिद्ध किया था कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा? 1.6 इंटू 10 1.6021 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और सामान्य रूप से अपन उसको लगभग मान कितना लेते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसी वजह से अपन किसी भी वस्तु पर कुल आवेश Q बराबर ले सकते हैं N इंटू E। यहाँ पर N तो क्या होगा? कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया N इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और वो फिक्स होता है कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अतः किसी भी वस्तु पर आवेश हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? Q बराबर प्लस माइनस NE। प्लस माइनस मतलब अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो क्या आएगा? प्लस, और किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो क्या आएगा? माइनस। अतः किसी भी वस्तु पर आवेश Q बराबर प्लस माइनस NE। N क्या? वापस रिपीट कर रहा हूं, N क्या? N बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E बराबर चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये लो। ओके, और यहाँ पर याद रखिए N क्या है? पूर्ण संख्या। यहाँ तक ये दोनों अपने इंपोर्टेंट गुणधर्म कंप्लीट हो चुके हैं, इनको अच्छे से याद रखें। राजस्थान बोर्ड की तरफ से, राजस्थान बोर्ड के नज़रिए से ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके।